हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चंस कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स पे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे, या तो इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है या फिर आगे बेस थ्योरम पे क्वेश्चन है। इन्हीं दो से क्वेश्चन मैक्सिमम आते होते हैं आपके एग्जाम में, तो इन दो पे आपने मेन फोकस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, next question is, a bag contains 4 red and 3 black balls. 4 red and 3 black balls. A second bag contains 2 red and 4 black balls. ठीक है, one bag is selected at random. One bag is selected at random. From the selected bag, from the selected bag, one ball is drawn. One ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड है और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और सेकंड बैग है जिसके अंदर 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, दोनों में से एक बैग को सिलेक्ट किया गया। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग कितनी हो जाएगी। फर्स्ट बैग को चूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल बैग्स कितने हैं, 2 में से एक बैग को चूज किया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सेकंड बैग, वो भी कितनी होगी 1/2। ये तो दोनों होगी 1/2। ठीक है, ओके। अब देखो ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। फर्स्ट बैग के अंदर क्या है, जो आपके पास फर्स्ट बैग है उसके अंदर है आपके पास 4 रेड एंड 3 ब्लैक। सेकंड के अंदर 2 रेड एंड 4 ब्लैक। ठीक है जी। फाइंड फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग वन बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, सिलेक्टेड बैग से एक बॉल ड्रॉ की। अब वो सिलेक्टेड बैग फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी एक बैग को सिलेक्ट कर सकते हो ना। वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल ड्रॉ की है हमने वो कैसी बॉल हो, रेड बॉल हो। ठीक है, ओके। तो देखो जरा, यदि वो रेड बॉल फर्स्ट बैग से आ रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, और यदि वो प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग से आ रही है तो उस केस में भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 1
बैग 1 से हम रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट बैग में टोटल रेड बॉल कितनी थी, 4। 4 में से एक चूज करनी है, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितनी है फर्स्ट बैग में, 7। 7 में से एक चूज करनी है। ठीक है, टोटल 7 में से एक चूज करनी है। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये 4/7 हो गया, ये आ गया। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। सेकंड बैग से हम रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड बैग के अंदर रेड बॉल कितनी थी, 2 रेड बॉल्स थी। तो मीनिंग 2 में से एक चूज करनी है हमने। और टोटल बॉल्स कितनी थी सेकंड बैग में, 4 + 2 6। टोटल आउटकम 6 में से 1 चूज करने पे आ रही थी। तो ये 2/6। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 एंड बैग 2। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या हमारे पास कि एक बैग रेंडमली सिलेक्ट किया और फिर उस बैग से एक बॉल ड्रॉ की, और वो बॉल यदि रेड है, यदि जो बॉल हमने ड्रॉ की है तो वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब पहली चीज तो क्या हमारे पास कि बैग कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बैग से भी वो रेड बॉल चूज कर सकते हैं हम, और सेकंड बैग से भी रेड बॉल चूज कर सकते हैं। तो दो अलग अलग इवेंट हो गए। ठीक है, एक टाइप से दो अलग अलग इवेंट हो गए, और दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या तो फर्स्ट बैग आप सिलेक्ट करोगे या फिर सेकंड बैग सिलेक्ट करोगे। दोनों इवेंट कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आएगा। ठीक है, या तो फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो रहा है या फिर सेकंड बैग सिलेक्ट हो रहा है। फर्स्ट बैग सिलेक्ट करके उससे रेड बॉल निकाल रहे हैं, या फिर सेकंड बैग को सिलेक्ट करके सेकंड बैग से रेड बॉल निकाल रहे हैं। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ठीक है, ओके। तो हम निकालते हैं पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां पे कैसी आएगी हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग ऑफ फर्स्टली लिख लो, फर्स्टली सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग and then drawing a red ball from it, red ball from it। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट बैग सेलेक्ट करना है और उससे ड्रॉ करनी है रेड बॉल। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये। फर्स्ट बैग को आपने जब ड्रॉ किया था, सिलेक्ट किया था, उस फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2 इंटू उससे आपने क्या निकालनी है, रेड बॉल्स निकालनी है। रेड बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, फर्स्ट बैग से 4/7। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, 4 बाय, ये 2 2 जा 4 कैंसिल कर लो, चलो बेटर रहेगा। 2/7 आ गई, 2/7 आ गई आपके पास। कि आपने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करके उससे एक बॉल चूज की, और वो बॉल कैसी आई आपके पास, रेड बॉल है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 2/7। अब ऐसे ही सेकंड बैग को चूज करेंगे और सेकंड बॉक्स बैग से हम ड्रॉ करेंगे रेड बॉल। ये 4/7 क्यों लिया है, क्योंकि फर्स्ट बैग से एक रेड बॉल चूज कर रहे थे। अब सेकंड बैग से एक रेड बॉल चूज करेंगे, मीनिंग जो रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कितनी हो जाएगी, 2/6। ओके, और 1/2 कितनी किसकी थी, सेकंड बैग को चूज करने की। 1/2 किसकी थी, सेकंड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी थी। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग या फिर सिलेक्टिंग सेकंड बैग एंड ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम इट। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सेकंड बैग। अब किसको चूज कर रहे हैं हम, सिलेक्ट कर रहे हैं सेकंड बैग को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू, और क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं रेड बॉल सेकंड बैग से। सेकंड बैग से जब हम रेड बॉल को ड्रॉ कर रहे थे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 2/6 थी। तो 1/2 इंटू 2/6,
तो ये कितनी आ गई 1/6। ये सेकंड बैग को हमने चूज किया, फिर उससे एक बॉल ड्रॉ की और वो बॉल कैसी आ रही है, रेड बॉल आ रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 1/6। अब देखो पहले तो क्या किया हमने, पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली जब हम फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं और उससे जो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसी है, रेड रेड है। फिर हमने निकाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम सेकंड बैग को चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और उससे एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बॉल कैसी है, रेड है। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब एक तो इवेंट हो गया, फर्स्ट इवेंट क्या हो गया फर्स्ट केस में कि सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम इट। सेकंड इवेंट क्या हो गया अब आपके पास, सेकंड इवेंट हो गया सिलेक्टिंग सेकंड बैग एंड ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम इट। अब ये दोनों इवेंट्स कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आएगा। एक केस में फर्स्ट बैग को चूज कर रहे हैं, दूसरे केस में सेकंड बैग को चूज कर रहे हैं, दोनों के अंदर कॉमन हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। कॉमन नहीं है तो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो क्या लिखेंगे हम, नाउ द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, दोनों इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी थी कि दोनों में से कोई भी एक रैंडम बैग आप चूज कर सकते हो और फिर उस बैग से आपने रेड बॉल ड्रॉ करनी। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। एडिशन थ्योरम की थी हमने वहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाता है, सिंपल एडिशन हो जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कोई भी कॉमन एलिमेंट आता ही नहीं है। इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो जाता है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 2/7, 2/7 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया जी 42, 12 प्लस 7, 19/42, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इस वे से इस क्वेश्चन को आप करोगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इस टाइप के क्वेश्चन इसी वे से होंगे। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ए हस्बैंड एंड वाइफ appear in an interview for 2 vacancies in the same post, in the same post. The probability of husbands selection is 1/7 and that of wife's selection is 1/5. What is the probability that फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है आपके पास, both of them will be selected, both of them will be selected. Second
पार्ट है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम will be selected. Third part, none of them will be selected. None of them will be selected. ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है आपने। सबसे पहले देखो, A husband and wife appear in an interview for 2 vacancies। कि 2 वैकेंसीज, ध्यान से देखना, 2 वैकेंसीज का कंसेप्ट है यहाँ पे। For 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट, सेम पोस्ट पे 2 वैकेंसीज हैं, उन 2 वैकेंसीज पे हस्बैंड और वाइफ अपीयर कर रहे हैं उन 2 वैकेंसीज के लिए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। ठीक है, हस्बैंड सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/7 और वाइफ सिलेक्शन की 1/5 है। अब देखो 2 पोस्ट हैं, तो क्या हस्बैंड सिलेक्शन और वाइफ सिलेक्शन इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे? सिंगल पोस्ट होती तो डिपेंडेंट इवेंट हो जाते कि हाँ एक सिलेक्ट हो गया तो दूसरा सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब 2 वैकेंसी है, अब फर्स्ट वैकेंसी पे मान लो वाइफ आ सकती है और सेकंड वैकेंसी पे हस्बैंड भी तो आ सकते हैं, तो दोनों की सिलेक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। एक सिलेक्ट हो गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि दूसरा सिलेक्ट होगा ही होगा या दूसरा सिलेक्ट नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट वैकेंसी पे हस्बैंड आ गया तो सेकंड पे वाइफ आ सकती है। ठीक है, फर्स्ट वैकेंसी पे वाइफ आ गई, सेकंड पे फिर हस्बैंड आ सकता है। तो एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा। क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि 2 वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी कितनी है? 2 वैकेंसी है। हाँ, यदि सिंगल वैकेंसी होती तो ऑब्वियसली एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन को अफेक्ट करता। ठीक है, तो वहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होते। अब यहाँ पे क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज कर सकते हैं। बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, यही चीज समझने वाली है कि 2 वैकेंसीज गिवन है। ये सारा खेल किसका है? 2 वैकेंसीज का। ठीक है, 2 वैकेंसीज की वजह से ये कैसे हो रहे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हो रहे हैं। क्लियर है ये? बस यही पॉइंट मेन है। अब देखो, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि दोनों सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मीनिंग एक इवेंट ले लेते हैं हम हस्बैंड सिलेक्शन का और एक इवेंट ले लेते हैं वाइफ सिलेक्शन का। ओके, तो हम क्या ले लेते हैं? लेट कैपिटल A डिनोट द इवेंट दैट husband is selected, capital B denote the event that wife is selected। ठीक है, कैपिटल B क्या डिनोट कर रहा है? कैपिटल B डिनोट कर रहा है इवेंट को कि वाइफ सिलेक्ट होगी, और कैपिटल A डिनोट कर रहा है इवेंट को हस्बैंड सिलेक्ट हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, हस्बैंड सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। वाइफ सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/5। ये दोनों गिवन है हमारे पास। अब बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, मीनिंग A भी इवेंट हो रहा है, B भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर सिलेक्टेड, बोथ आर सिलेक्टेड, मीनिंग A इवेंट भी हो रहा है। A इवेंट क्या था? हस्बैंड सिलेक्ट होने का, मीनिंग A इवेंट भी हो रहा है और B इवेंट भी हो रहा है। ठीक है, A एंड B दोनों इवेंट्स हो रहे हैं। A एंड B का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड के लिए इंटरसेक्शन आता है, और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज लिख देना यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन, बिकॉज A एंड, यहाँ पे लिख देना बिकॉज A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए ये किया हमने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/5, तो 1/35 आंसर आ गया। डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास? 1/35 आ गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, मीनिंग
कम से कम एक दोनों में से सिलेक्ट हो जाए, कम से कम एक दोनों में से सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा कि हस्बैंड सिलेक्ट हो गया, वाइफ सिलेक्ट नहीं हुई। सेकंड केस क्या बनेगा, वाइफ सिलेक्ट होगी, हस्बैंड सिलेक्ट नहीं हुआ। ओके, थर्ड केस क्या होगा कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाए, कि दोनों भी तो सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो 3 केस बनेंगे। तो सेकंड केस एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ये स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग लिख दिया आपकी, वैसे आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम दिया हुआ। ओनली वन ऑफ देम में क्या करोगे, 2 ही केस बनेंगे कि या तो हस्बैंड सिलेक्ट होगा या फिर वाइफ सिलेक्ट होगी। ठीक है, हम एटलीस्ट वाला कर लेते हैं, वो इवन और बेटर है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, दोनों में से कम एक क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाए, ए एंड नोट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नोट बी, इसका मीनिंग क्या है, ए इवेंट क्या था हमारे पास कि हस्बैंड सिलेक्ट हो गया, नोट बी का मतलब क्या हो गया कि वाइफ सिलेक्ट नहीं हुई, मीनिंग दोनों में से एक ही सिलेक्ट हुआ। हस्बैंड सिलेक्ट हो गया, वाइफ सिलेक्ट नहीं हुई। बी क्या था इवेंट, सिलेक्शन ऑफ वाइफ। ए इवेंट क्या था, सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड। ए इवेंट हुआ है नोट बी, मीनिंग हस्बैंड का सिलेक्शन हुआ है, वाइफ का नहीं हुआ। और सेकंड केस क्या हो जाए, बी हो जाए एंड नोट ए। बी हो जाए मतलब वाइफ का सिलेक्शन हो गया, हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हुआ। और क्या हो जाए, दोनों का सिलेक्शन हो जाए, ए इवेंट भी हो जाए, बी इवेंट भी हो जाए, मीनिंग हस्बैंड और वाइफ दोनों का सिलेक्शन हो गया। क्योंकि एटलीस्ट वर्ड है ना, दोनों में से कम एक का सिलेक्शन होना जरूरी है। तो देखो, हस्बैंड का सिलेक्शन लेकिन वाइफ का नहीं हुआ, यहाँ पे वाइफ का सिलेक्शन हस्बैंड का नहीं हुआ, यहाँ पे दोनों का हो गया। ये तीनों इवेंट्स कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। ये तीनों इवेंट्स कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो क्या हो जाएगा, आपके पास तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नोट बी, नोट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, ए बी, ए नोट बी, ठीक है, बी नोट ए, ये सारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्योंकि एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन पे या ना सिलेक्शन होने पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा। ठीक है, हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वाइफ का सिलेक्शन भी होगा, या फिर वाइफ का सिलेक्शन नहीं होगा। वाइफ का सिलेक्शन हो भी सकता है, ना भी हो। ठीक है, एक इवेंट दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पीछे निकाली थी हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई थी 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई थी 1/5, 1/7 एंड 1/5 थी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/7, नोट बी, बी की थी 1/5, नोट बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे क्या यूज किया हमने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूज किया हमने। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 1/7, प्लस 1/5 इंटू 1/7। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/7 इंटू 4/5 प्लस 1/5 इंटू 6/7 प्लस 1/5 इंटू 7। तो ये देखो जरा,
1/35 कॉमन आ गया, 4 + 6 + 1 11/35 आंसर आ गया, 11/35 आंसर आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी था इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या बोलता था, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कि तीनों में से एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, मीनिंग नोट ए नोट बी, नोट ए नोट बी। ए क्या था, सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड था, बी क्या था, इवेंट सिलेक्शन ऑफ वाइफ। अब दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी, ना तो ए सिलेक्ट हो रहा ना बी सिलेक्ट हो रहा। ठीक है, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट, नोट ए मीनिंग ए इवेंट अकर नहीं हो रहा, नोट बी, बी इवेंट भी अकर नहीं हो रहा, और ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट थे, नोट ए नोट बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे पे तो इफेक्ट करेंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1/1 माइनस 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 - 1/5, 6/7 इंटू 4/5 24/35, ये आपके पास आंसर आ गया। ये थर्ड पार्ट का आंसर था आपके पास। क्लियर है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था आपके पास। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। किसी को कहीं पे भी डाउट आए वहीं पे रेज योर हैंड पे क्लिक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन हिट ए टारगेट, ये ओड इन फेवर ओड अगेंस्ट वाला केस आ गया दोबारा फिर से। ए कैन हिट ए टारगेट 4 times इन 5 shots, नहीं इसमें नहीं है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 shots, कोमा बी 3 times इन 4 shots, comma C twice in 3 shots. They fire a volley. What is the probability? What is the probability that at least 2 shots hit? 2 shots hit. ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कम से कम 2 शॉट हिट कर जाए। ठीक है, 2 शॉट कम से कम हिट कर जाए। ठीक है, तो इसको कैसे करें, देखो, ए कैन हिट ए टारगेट इन 4 times इन 5 शॉट्स। यदि ए जो है एज ए बैट्समैन लगा लो, ए को, ए बैट्समैन है, इसको 5 बॉल्स डाल दें, तो उनमें से वो 4 times शॉट्स हिट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 5 बॉल हैं, तो उनमें से 4 टाइम्स वो सक्सेसफुल हो रहा है। बी जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, वो 3 टाइम्स सक्सेसफुल हो रहा है टोटल 4 बॉल्स में से।
टोटल यदि हमने उसको 4 बॉल डाली तो 3 टाइम्स वो हिट कर रहा है, ठीक है। ओके, ए कैन हिट ए टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। एज ए बैट्समैन भी इसको क्वेश्चन में कर सकते हो आप। वैसे तो शूटिंग का क्वेश्चन है ये कि ए कोई शूटिंग प्लेयर है, ठीक है, ए कोई शूटिंग प्लेयर है, सामने कोई टारगेट है, वो टोटल 5 शॉट्स ले रहा है, 5 शॉट्स में से वो 4 टाइम्स उसको हिट कर पा रहा है, ठीक है। ओके, टोटल शॉट्स कितने ले रहा हो 5 और 4 टाइम्स उसने हिट कर दिया। लेकिन इसको एज ए क्रिकेट क्वेश्चन भी कर सकते हो कि कोई प्लेयर है, बैट्समैन है, ए कोई बैट्समैन है, टोटल हमने उसको 5 बॉल्स डाली हैं तो वो 4 टाइम्स उस पर बाउंड्री हिट कर पा रहा है, एक टाइप से ये ले लो आप, ठीक है। ऐसे ही बी कोई सेकंड प्लेयर है, वो 4 शॉट्स ले रहा है टारगेट पे, 3 टाइम्स हिट कर दे रहा है। सी क्या कर रहा है, 3 शॉट्स ले रहा है, उनमें से 2 टाइम्स हिट कर दे रहा है। ओके, अब देखो दे फायर ए वॉली, अब तीनों ने एक साथ फायर किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट, ठीक है, तीनों ने एक साथ हिट किया, शॉट लिया, ठीक है, तीनों ने एक साथ शॉट लिया। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि उन 3 में से कम 2 हिट करें। एटलीस्ट 2 है ना, एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग समझा करो, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली, ये 3 वर्ड है बस, कि कम से कम 2 हिट कर दें। अब यहाँ पे 4 केस बनेंगे। एक केस तो क्या बनेगा कि 2 हिट कर दें, ए और बी ने हिट कर दिया, फर्स्ट केस। सेकंड केस बी और सी ने हिट कर दिया। थर्ड केस ए और सी ने हिट कर दिया। फोर्थ केस तीनों ने हिट कर दिया, तीनों ने हिट किया तब भी तो एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट हो गए ना, तब भी एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट हो गए। ओके, तो ऐसे 4 केस बनेंगे, यहाँ पे 4 से हम करेंगे। ओके ओके, तो हम इवेंट्स बना लेते हैं सबसे पहले। लेट E1 बी द इवेंट दैट A hits a shot, A hits a shot. E2 be the event that B hits the shot. E3 be the event that C hits a shot. Okay, probability of E1, E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मीनिंग ए को शॉट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। टोटल 5 शॉट्स वो ले रहा है तो 4 टाइम्स हिट कर रहा है, तो सक्सेसफुल फेवरेबल आउटकम्स 4 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बी को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी के शॉट को बी जो है वो हिट करेगा टारगेट को, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 टाइम्स सक्सेसफुल है टोटल 4 शॉट्स में से, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है। सिमिलर वे से E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 2/3। ओके, ये तीनों हो गए हमारे पास। अब देखो E1 इवेंट किसका है कि कोई प्लेयर है ए, वो हिट कर रहा है टारगेट को। E2 इवेंट क्या है, कोई और प्लेयर बी है, वो हिट कर रहा है टारगेट को। E3 इवेंट क्या है, कोई और प्लेयर सी है जो कि हिट कर रहा है उस टारगेट को। अब फर्स्ट प्लेयर ए हिट कर रहा है और बी हिट कर रहा है, इन दोनों में क्या कोई डिपेंडेंस है कि हाँ ए ने हिट कर दिया तो बी भी हिट करेगा, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है। ए ने हिट किया तो बी हिट नहीं करेगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। दोनों इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए हिट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है, दोनों डिफरेंट प्लेयर्स हैं। ए और बी हिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका सी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। ओके, तो मीनिंग E1 E2 एंड E3 तीनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। हेयर E1, E2 and E3 are independent events। तीनों इवेंट्स कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। E1 E2 और E3 तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ओके, चलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो अब क्या करना, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट, कि कम से कम 2 शॉट हैं जो वो हिट हो रहे हैं, एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट। ओके, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एटलीस्ट 2 शॉट्स
हिट। चलो जी, दो हिट कर रहे हैं। पहले हम क्या ले लेते हैं कि ए ने हिट कर दिया, बी ने हिट कर दिया, मीनिंग इवन इवेंट अकर कर गया, बी E2 इवेंट अकर कर गया। ए हिट कर रहा है तो वो इवेंट कौन सा है? E1। बी हिट कर रहा है तो वो इवेंट कौन सा है? E2। सी हिट नहीं कर रहा। हम पहला केस क्या ले लेते हैं, ए और बी तो हिट कर रहे हैं, सी हिट नहीं कर रहा, मीनिंग E3 इवेंट नहीं हो रहा। ओके, E3 इवेंट नहीं हो रहा। ओके, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ए कोमा बी हिट्स बट नॉट सी। ठीक है, ए कोमा बी हिट कर रहे हैं बट सी कैन नॉट हिट। ओके, फर्स्ट केस ये हो गया। और सेकंड केस क्या ले लें कि ए हिट कर रहा है लेकिन बी हिट नहीं कर पा रहा और सी हिट कर रहा है। सेकंड केस में क्या ले लें, ए एंड सी हिट्स बट नॉट बी। और थर्ड इवेंट क्या आ जाए, थर्ड इवेंट कि ए हिट नहीं कर पा रहा, बी और सी हिट कर रहे हैं, तो भी तो दो हिट हो जाएंगे। बी एंड सी हिट्स बट नॉट ए। नेक्स्ट केस कि तीनों ने हिट कर दिया, तीनों ने हिट कर दिया तो भी क्या होंगे, एटलीस्ट टू हिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, और ऑल थ्री ए कोमा बी कोमा सी हिट्स दिस शॉट। ओके, तो ये चार केस बन जाएंगे। अब देखो चारों केस कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट जो इवेंट, फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है, कुछ कॉमन तो नहीं है ना इनके अंदर। फोर्थ केस है, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ओके। जो फर्स्ट है देखो, उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट बी हिट। ए हिट कर रहा है तो इवेंट कौन सा है, E1। E1। ओके, बी हिट कर रहा है तो इवेंट कौन सा है, E2। लेकिन यहाँ पे सी हिट नहीं कर रहा, सी हिट नहीं कर रहा तो E3 इवेंट नहीं हो रहा, मीनिंग E3 कॉम्प्लीकेंट, E3 कॉम्प्लीमेंट नोट E3। प्लस सेकंड, सेकंड ए और सी हिट कर रहे हैं, ए और सी हिट कर रहे हैं, ए हिट कर रहा है तो A1 इवेंट। ओके, और बी हिट नहीं कर रहा बट नोट बी, बी हिट नहीं कर रहा, तो बी हिट नहीं कर रहा तो E2 इवेंट, सॉरी E1 इवेंट। E1 ए हिट कर रहा है तो E1 इवेंट हो रहा है, बी हिट नहीं कर रहा तो E2 कॉम्प्लीमेंट है, E2 नहीं हो रहा, नोट E2। और सी हिट कर रहा है तो E3। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्या बी और सी हिट कर रहे हैं लेकिन ए हिट नहीं कर रहा, ए हिट नहीं कर रहा तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी हिट कर रहा है तो E1 कॉम्प्लीमेंट, E2 एंड E3। प्लस एक केस से चारों हिट कर रहे हैं तो वो E1 इवेंट भी हो रहा है, E2 भी हो रहा है और E3 भी हो रहा है। ये चारों प्रोबेबिलिटीज का सम। ओके, अब E1 जो इवेंट है उसकी अक्रेंस से E2 पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ए हिट कर रहा है तो उसकी अक्रेंस से बी इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं, और E2 इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। सिमिलर वे से E2 की वजह से E3 इवेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये तीनों कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे। तो प्रोबेबिलिटी का अलग अलग प्रोबेबिलिटी, अलग अलग प्रोडक्ट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 complement into probability of E3 plus probability of E1 complement into probability of E2 into probability of E3 plus probability of E1, probability of E2 and probability of E3। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। E1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगी, 1 माइनस 4/5, E2 कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 2/3। तो इस वे से
वो तीनों आप फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। क्लियर है? सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, लेंथी भी कुछ नहीं है, सिंपली हो जाएगी। बस वो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे तो हमें आप लिंक भी नहीं कर पाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? तो ऐसे ही क्वेश्चन है सारे हमारे पास। ये प्रैक्टिस है, कितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी ही कम है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ डिफरेंट टाइप करते हैं, अब हल्का सा डिफरेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ ए सेट ऑफ गेम्स it is 2-1 in favor of the winner, of the previous game, games. What is the chance that a player who wins the first game shall win 3 at least in next 4 games? ओके, तो अब देखो जरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपने। पहले तो क्या बोला गया, इन ईच ऑफ ए सेट ऑफ गेम्स इट इज 2-1 इन फेवर ऑफ द विनर ऑफ द प्रीवियस गेम्स। ठीक है, मीनिंग ये आपके पास ओड्स इन फेवर वाला कंसेप्ट आ गया दोबारा फिर से, कि 2-1 फेवर में है विनर ऑफ द प्रीवियस गेम, जो प्रीवियस गेम जीता है उसके फेवर में 2-1 रेशियो, 2-1 रेशियो। मीनिंग ये किसकी रेशियो है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, यही होता था ना फेवर वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रेशियो नोट ई। ओके, किसके फेवर में? विनर ऑफ द प्रीवियस गेम। ओके, ठीक है। और इसको हम कैसे करते थे, कैसे निकाल लेते थे? एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाता है? 2/3। ये रेशियो थी हमारे पास, ये हमारे पास रेशियो थी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कैसे निकाल लेते थे? 1/3, दोनों का सम हो जाता था डिवाइड में। ओके, तो वो एग्जैक्ट भी निकाल लेते होते थे इसको यूज करके, तो वही करेंगे हम। तो हम निकालते हैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द नेक्स्ट गेम, if previous game is won, ठीक है। नेक्स्ट गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है यदि प्रीवियस गेम भी जीता है? तो वो क्या है? 2-1 था रेशियो, तो 2 बाय दोनों का सम 3। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द नेक्स्ट गेम इफ प्रीवियस गेम इज लॉस्ट। अब सेकंड केस क्या? प्रीवियस गेम लॉस हुआ हो, उस केस में कितनी है? उस केस में 1 अपॉन टोटल 3। इस वजह से निकालते होते थे ना, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी किया था, एक्स उक्स लेके 2x 1x वो लेके फिर वहां से भी हमने इसको सिंप्लीफाई करके देखा था। वो डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया करो, बेस्ट आपके लिए, एक्स उक्स लेके करने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द चांस दैट ए प्लेयर हु विंस द फर्स्ट गेम, व्हाट इज द चांस दैट ए प्लेयर हु विंस द फर्स्ट गेम वो जीता है, ठीक है, शैल विन 3 एटलीस्ट इन नेक्स्ट 4 गेम्स, कि वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट 4 गेम्स में से कम 3 जीत रहा है, ठीक है। ओके, फर्स्ट गेम वो ऑलरेडी जीता हुआ है, अब अगले 4 गेम्स में से कम 3 जीता है। ओके, तो हम निकाल लेते हैं पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं ऑफ विनिंग एटलीस्ट 3 गेम्स, एटलीस्ट 3 इन नेक्स्ट 4 गेम्स, ठीक है। एटलीस्ट 3 है, यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना कि अगले जो 4 गेम है उनमें से कम 3 जीतने चाहिए, मीनिंग या तो 3 जीते जाएंगे या फिर चारों के चारों भी जीत सकता हो। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटीज क्या क्या आएंगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कि मान लो वो तीनों ही जीत जाए, पहले तीनों जीत गया, चौथे में जाके वो लॉस हो गया उसको, तो एल से रिप्रेजेंट कर लो, बेटर रहेगा। लॉस को हम एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पहले तीनों जीत गया, पहला तो गेम ऑलरेडी जीता हुआ है, ठीक है, वो पहला गेम तो ऑलरेडी जीता हुआ है, उसके बाद वाले 4 गेम्स की बात कर रहे हैं हम। ओके, देखो व्हाट इज द चांस दैट ए प्लेयर हु विंस द फर्स्ट गेम वो ऑलरेडी जीता हुआ है, शैल विन द 3 एटलीस्ट इन नेक्स्ट 4, अगले 4 गेम्स में से वो कम से कम 3 जीतना चाहिए, तो ये अगले 4 गेम्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 4 गेम्स की बात कर रहे हैं, उनमें से एटलीस्ट 3 जीतने चाहिए। तो वो मान लो जो पहला गेम तो वो ऑलरेडी हो चुका, उसको तो हम काउंट ही नहीं करते, जो ये सेकंड गेम है, थर्ड गेम है, फोर्थ गेम है, तीनों जीत गया, फिफ्थ में आ रहा है वो, ऐसे सोच लो आप। या फिर क्या हो कि वो फर्स्ट सेकंड तो जीत गया, थर्ड में हार गया, चौथे में फिर से जीत गया। या फिर क्या हो आपके पास कि वो फर्स्ट जीत गया, सेकंड में हार गया, फिर 2 जीत गया, तो भी 3 जीत सकते हैं। या फिर वो सेकंड गेम ही हार गया, स्टार्टिंग में हार गया, फिर लगातार 3 जीत गया, तो अगले 4 में से वो 3 जीत गया। या फिर केस क्या बनता है कि चारों ही जीत जाए, तो भी तो एटलीस्ट 3 विन होंगे, तो ये केस बनेंगे आपके पास, ठीक है। 5 केस बन रहे हैं यहाँ पे, कितने केस बन रहे हैं, 5 केस बन रहे हैं, ठीक है। ओके, जहां पे W आपके पास विन के लिए, L मैंने L लॉस के लिए यूज किया। ओके, ओके, लिख लो वेयर W स्टैंड्स फॉर ए विन एंड L फॉर ए लॉस, W विन के लिए, L लॉस के लिए। ओके, अब देखो इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाल लो अलग अलग, और फिर उन सबको ऐड कर देंगे हम। ओके, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस ले लेते हैं कि सेकंड गेम, थर्ड गेम, फोर्थ गेम, और फिर एक हार गया, 3 जीता, फिर एक हार गया। ओके, पहला तो ऑलरेडी जीता हुआ है, ये आपके पास सेकंड गेम है, ये थर्ड गेम है, ये फोर्थ गेम है, ये फिफ्थ गेम है, टोटल 5 गेम हो रहे हैं, फर्स्ट तो जीता ही हुआ वो, ठीक है। व्हाट इज द चांस दैट ए प्लेयर हु विंस द फर्स्ट गेम जीतता हुआ है, तो सेकंड भी जीतने की पॉसिबिलिटी, सेकंड भी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेकंड को जीतने की प्रोबेबिलिटी, जब वो फर्स्ट ऑलरेडी जीता हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द नेक्स्ट गेम इफ द प्रीवियस गेम इज वन, पहले वाला गेम ऑलरेडी जीता हुआ है, तो नेक्स्ट गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। ओके, सेकंड गेम की प्रोबेबिलिटी जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3। अब थर्ड गेम देख रहे हैं, थर्ड से प्रीवियस कौन सा, सेकंड ऑलरेडी जीता हुआ है, तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी भी 2/3। फोर्थ जीतने की प्रोबेबिलिटी, जहां पे प्रीवियस गेम दैट इज थर्ड भी ऑलरेडी विन है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2/3। ओके, अब देखो हारने की प्रोबेबिलिटी, जब प्रीवियस गेम जीता हुआ है, ठीक है, हारने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, हारने की, विन होगी या लॉस होगी, लॉस की कितनी हो जाएगी, प्रीवियस गेम जीता हुआ है, तो विन की तो थी हमारे पास 2/3, विन की कितनी थी, 2/3, लॉस की कितनी हो जाएगी, 1 - 2/3 हो जाएगा।
1 माइनस 2/3 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 2/3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8/27 इंटू 3 माइनस 2 1/3, 8/81, 8/81 आ जाए आंसर। ठीक है, अब सेकंड केस, 2 विन लॉस फिर विन। सेकंड, 2 विन फिर लॉस फिर विन। ठीक है, अब फर्स्ट गेम जीता हुआ था, फिर सेकंड जीत रहा है, तो प्रीवियस गेम ऑलरेडी वोन है, उसके बाद सेकंड जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3। सेकंड वोन है, उसके बाद थर्ड जीत रहा है, तो उसकी भी 2/3। और ये आपको इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं ना, फर्स्ट गेम की जीत और हार का सेकंड गेम की जीत और हार पे इफेक्ट कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट गेम में जैसा उसने परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिला, सेकंड गेम में उसका जो परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जब प्रीवियस उससे पहले वाला गेम जीतता हुआ था, तो 1 माइनस पहले वाले जीतने की 2/3 थी। ओके, अब नेक्स्ट देखो विन हो रही है, लेकिन उससे पहले वाला गेम कैसा है, लॉस, उससे पहले वाला गेम लॉस हो रखी थी। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द नेक्स्ट गेम इफ प्रीवियस गेम इज लॉस्ट, यदि पहले वाला गेम लॉस हो रखा है उसके बाद नेक्स्ट गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4/27 इंटू 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 आ जाएगा। ये 4/81 हो गया सेकंड केस। इसी वे से फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ विन लॉस विन विन, विन की पहला गेम तो ऑलरेडी जीता हुआ था, फिर सेकंड विन करेगा तो 2/3, लॉस की 1 माइनस 2/3, फिर लॉस के बाद विन आ रही है तो 1/3, फिर विन के बाद विन आ रही है तो 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 4/81 ही आ जाएगा। फिर लॉस विन विन विन, पहला जीता हुआ था, ये सेकंड में लॉस हो रही है, ये फोर्थ फिफ्थ गेम सेकंड में लॉस हो रही है तो 1 माइनस 2/3, पहला तो जीता हुआ था ना उससे पहले, इनटू लॉस के बाद विन आ रही है तो 1/3, थर्ड से फोर्थ पे जा रहे हैं तो विन के बाद विन आ रही है तो 2/3, 4 से 5 विन के बाद विन आ रही है तो 2/3, तो ये अगेन 4/81। ओके, तो हमारे पास तीन केस में तो 4/81 आ गया, और एक केस रह गया अब हमारे पास कि सारे ही जीत जाए, ये भी तो था एटलीस्ट में। तो सारे जीत रहे हैं, जीत के बाद जीत आ रही है, तो उस केस में तो 2/3 था, और ये आ गया 16/81। ओके, एक केस ये हो गया, एक केस 8/81 का आ रहा था, और ये तीन केस 4/81 के आ गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन सबका ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट केस में आया था 8/81, फिर आ रहे 4/81, 4/81, 4/81, और प्लस ये 16/81। तो ये 81 एलसीएम आके 8 4 12 4 16 4 20, और ये 36, 36/81, ये आंसर आ गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 9 पे चला जाएगा, 9 4 जा 36, 9 9 जा, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपके पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इसी वे से आपके पास क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, इसी वे से करने हैं। और आप आज क्या करोगे, ये एग्जाम्पल नंबर 20 तक एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे। एग्जाम्पल नंबर 20 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ और यार प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, अप टू एग्जाम्पल नंबर 20 स्पेक्ट्रम की बुक है तो उससे। ठीक है, तो ये आप करोगे, एक्सरसाइज है ये आपके पास 1D, एक्सरसाइज 1D के अप टू एग्जाम्पल नंबर 20, और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे अब आपके पास मैक्सिमम कंसेप्ट इसका कर चुके हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही कम है। अब आगे दो तीन क्वेश्चन है जिनमें आपके पास सिंपल प्रूफ करने वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस हैं, वही नहीं होंगे आपसे। बाकी सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस्ड आप कर सकते हो, ट्राई करो। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना।
NF हमारे लिए। ओके।